बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 6 हमने स्टार्ट किया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को पर्सनैलिटी के बारे में उसकी कंसेप्ट समझाती थी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा जो उसके फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बनती हैं, ये जो परवेसिव इंड्यूरिंग बिहेवियर्स होते हैं ये बनते हैं, तो उनमें जो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनका मैंने रोल आप लोगों को समझा दी थी। इसके अलावा DSM-4 क्राइटेरिया हमने डिस्कस की थी असेसमेंट के लिए, कि किस तरीके से असेसमेंट की जा सकती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, और उसके जो कैटेगरीज हैं DSM-4 के मुताबिक, क्लस्टर A कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टाइप्स है, क्लस्टर B के अंदर, इसी तरह क्लस्टर C के अंदर, तो वो सब हमने डिस्कस की थी। आज इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लस्टर A के अंदर जो सब टाइप्स है, या फिर क्लस्टर B या फिर क्लस्टर C के अंदर ये किस किस्म की पर्सनैलिटी होती हैं, कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, कौन कौन से उनके बिहेवियर पैटर्न हो सकते हैं, और फिर अगर एज ए नर्स आपको मौका मिला कि उनको आप मैनेज कर सके, या उनको थोड़ा बहुत उनके साथ आप मॉडिफिकेशन उनकी कर सके उनके बिहेवियर की, तो उस वक्त आप किस तरीके से करेंगे, आपके मेजर्स क्या होंगे। तो ये चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है पैरानॉइड पर्सनैलिटी। क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर 3 किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें पैरानॉइड पर्सनैलिटी है, शिज़ोइड पर्सनैलिटी है, और शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी का सुन के ही आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि जब मैं आप लोगों को डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन पढ़ा रही थी, तो उसमें पैरानोया के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि ये ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट से वो गुजर रहा होता है। उसके इर्द गिर्द उसके इन्वायरमेंट में जो भी लोग होते हैं, तो उन पे उसका बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, वो उन पे शक कर रहा होता है, वो ख़ुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये किसी ना किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे भी पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर वही कंसेप्ट हैं। लिखा है कि पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परवेसिव मिसट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स। कि यहाँ पे पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम इस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसके अंदर परवेसिव मिसट्रस्ट और सस्पिशियसनेस होगी दूसरे लोगों के लिए। परवेसिव मीन्स कि एक्सटेंसिव तौर पे, स्ट्रॉन्गली, एक्सेस के तौर पे उन लोगों को मिसट्रस्ट होगा, वो शक करेंगे दूसरे लोगों पे। क्लाइंट विद दिस डिसऑर्डर इंटरप्रेट अदर्स एक्शन एज पोटेंशियली हार्मफुल। अब वो क्लाइंट जिनको पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, तो वो जो दूसरे लोग हैं उनकी जो भी एक्शंस होंगे, तो उनको वो अपने लिए हार्मफुल समझेंगे, वो पोटेंशियल हार्मफुल इफ़ेक्ट उनको लगेगा कि जो भी एक्शन हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो इनका किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट इनका होगा, ये हमारे लिए पोटेंशियली हार्मफुल है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस दे मे डिवेलप ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम्स। और जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं, जब उनको स्ट्रेस यानी ज़्यादा तौर पे उनको स्ट्रेस होती हैं किसी इंसान को देख के, उनको जब उस पर मिसट्रस्ट होती हैं और वो बार बार उसके जितने भी एक्शंस हैं उसके पीछे उसको शक होता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल होंगे, तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं। और जब उनकी स्ट्रेस बढ़ जाती हैं, तो उनको उस टाइम ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब शुरू में हमने डिस्कस की थी कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, तो इनमें ऐसा नहीं होता कि इनकी ये कोई साइकोसिस में नहीं होते, इनका कोई जो है साइकोटिक सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जस्ट जब इनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम कुछ वक्त के लिए इनको साइकोसिस के सिम्टम हो सकते हैं, और वो भी ख़ास करके इसी पैरानोइड पर्सनैलिटी के अंदर इनको वो डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन होती हैं। ये हर किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसने हाथ उठाया तो उसने अब मैं मुझे मारने के लिए प्लानिंग बना रहा है, और इसलिए उसने हाथ उठाया। उसने उधर देखा तो वो मुझे किसी न किसी तरीके से किसी जगह में बंद करना चाहता है, इसीलिए वो जगह देख रहा है। इस तरह उसको वो थिंकिंग होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उनको ट्रांजिएंट साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रांजिएंट मीन्स के ब्रीफ साइकोसिस, ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ साइकोसिस हो सकते हैं, जो कि फिर ख़त्म हो जाते हैं। जब स्ट्रेस थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर वो सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं।
इमोशनली दे आर कोल्ड एंड नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट सॉफ्ट एंड सेंटिमेंटल फीलिंग्स। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। इमोशनली कोल्ड होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कूल होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होते। यानी इनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है इनको उस चीज़ की कोई ख़बर ही नहीं होती। ये किसी के लिए सेंटिमेंटल फीलिंग्स जो है, किसी के लिए सॉफ्ट फीलिंग ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेट इनको फील ही नहीं होती। मतलब ये कि किस कोई गम में है या कोई खुशी में है कि तो उनके लिए उस किस्म के फीलिंग्स ज़ाहिर करना, उनके लिए कोई फीलिंग रखना, तो इस तरह नहीं होता। ये पूरी चीज़ों से बेखबर होते हैं। बस सिर्फ ये इनको ये होता है कि दूसरे लोगों के जो भी एक्शंस होते हैं तो उन पे इनको शक होता है, लोगों पे मिसट्रस्ट करते हैं और बाकी इमोशनली बिल्कुल कोल्ड होते हैं। किसी के लिए कोई भी फीलिंग जो है वो किसी किस्म की सेंटिमेंटल फीलिंग्स कहते हैं ऐसे फीलिंग्स को कि यानी आप किसी के लिए जब कोई फीलिंग जो है वो कोई खफा है तो आप उसके साथ खफा हो जाते हैं, उसको आप जो है किसी तरीके से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के फीलिंग इनके नहीं होंगे। दे आर वेरी स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। दे बिलीव दैट देयर अप्रोच इज़ लॉजिकल एंड डू नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन दिस रिगार्ड। इनको लगता है कि इनके जो भी काम हैं, जो भी अप्रोच ये कर रहे हैं, जो भी ये सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल लॉजिकल हैं। और उस टाइम अगर आप उनके जो अप्रोच हैं, उनके जो काम हैं, उसके बारे में उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको ये फ़ील हो रहा है इस तरह, तो वो इस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। अगर वो ये कहे कि फ़लान बंदा जो है वो ये एक्शन मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है और आप उसको समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो आपको क्यों नुकसान पहुंचाएगा, उसका तो कोई इरादा नहीं है, ये आपको ऐसा लगता है, तो उस टाइम आपकी ये क्रिटिसिज्म ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपने नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी होती हैं, तो फिर आप उस टाइम क्या करेंगे, आपके क्या अप्रोच होंगे। तो लिखा है, फार्मिंग एन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विद पैरानॉइड और सस्पिशियस क्लाइंट इज़ डिफ़िकल्ट। The nurse must remember that these clients take everything seriously and are particularly sensitive to the reactions and motivations of others। यानी अब जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट जो कि जिनको कोई पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स नहीं होती या पैरानोया के कंडीशन में वो नहीं होते, तो उनके साथ जब आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हो तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप इफ़ेक्टिवली बना सकते हो क्योंकि उनको आप पे कोई शक नहीं होती कि आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे बात कुछ अलग होती है। इन लोगों को जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, इनको ये लगता है कि आपके जो भी काम हैं, आपके जो भी एक्शंस, आपकी जो भी बातें होंगी, चाहे उनको मोटिवेट करने के लिए आप बात कर रहे हो या आपके जो भी काम होंगे, आपके जो भी रिएक्शंस होंगे, तो उनको वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और उनको यही शक लगी रहती होती है कि आप उनको किसी ना किसी एंगल से आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, आप उनके लिए हार्मफुल कोई काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाना। तो इसीलिए नर्स ने इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये लोग हर एक चीज़ को सीरियस लेते हैं। इनके मोटिवेशन के लिए भी अगर कोई बात बोल दी जाए, यानी आपके जो भी आपके रिएक्शंस होते हैं इनके साथ, तो उन पे आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने एक्शन लेना होता है क्योंकि ये हमेशा सीरियस होते हैं और बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं आपके ऊपर। Therefore, the nurse must approach these clients in a formal, business-like manner and refrain from social chit-chat or jokes। यानी इसीलिए यहाँ पे नर्स ने क्या करना होगा, नर्स ने एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होगी जो कि बिल्कुल फॉर्मल हो। बिजनेस लाइक मैनर मीन्स कि बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी होगी और उस प्रोफेशनल अप्रोच के थ्रू इनको डील करना होगा। इनके साथ कोई भी सोशल चिट-चैट या जोक्स वगैरह इनके साथ नहीं करने हैं क्योंकि उनको फिर ये सीरियस लेते हैं। बीइंग ऑन टाइम, keeping commitments and being particularly straightforward are essential to the success of the nurse client relationship। अब यहाँ पे पैरानॉइड जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर एक नर्स ने कमिटमेंट को बिल्कुल जो है उनको पूरा करना है। कोई भी कमिटमेंट की तो टाइम के साथ उसको पूरा करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है उनके साथ। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रहा जाए, कमिटमेंट को पूरा किया जाए, टाइम का ख्याल किया जाए, तो तब जाके ये नर्स और इन क्लाइंट के दरमियान कुछ ना कुछ सक्सेस हो सकती हैं वर्किंग रिलेशनशिप की। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आसान हैं,
आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ बनते हैं और सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ बनते हैं तो उसमें यही चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ एज ए नर्स जब आप डील कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेंटेन रखनी है। ऑप्शन में हो सकता है कि बीइंग ऑन टाइम, कीपिंग कमिटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और इन पे बिल्कुल फोकस होकर आप लोगों ने सही तरीके से इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और इनको याद भी रखना है ताकि आप इस किस्म के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो है उनको करेक्टली आप लोग सोल्व कर सको। One of the most effective intervention is helping client to learn to validate ideas before taking action. However, this requires the ability to trust and to listen to one person. अब यहाँ पे पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर एक इफ़ेक्टिव और सबसे इफ़ेक्टिव मोस्ट इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन ये है कि आप उनको सिखाएं कि आइडियाज़ जो उनके जहन में आते हैं तो पहले उनको वैलिडेट करें और उसके बाद कोई एक्शन लें। यानी उनके जहन में हर एक बंदे से रिलेटेड शक आता है, सस्पिशियसनेस उनके जहन में आती है, तो उनको ये करना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि पहले उस शक को वो वैलिडेट करें, उसकी अच्छे से तहकीक करें, फिर जाके कोई एक्शन लें। तो ये मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है, ये बात आपने याद रखनी है। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन जो है वो उनको वैलिडेशन सिखाना है। वैलिडेशन उनको सिखाना कि कोई भी आइडिया उनके जहन में आए तो एक्शन लेने से पहले उसकी वैलिडेशन करनी है। लेकिन ये आप तब उनको सिखा सकते हैं जब वो आपको सही तरीके से सुनेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो पहले आपने ट्रस्ट डेवलप करनी होगी, उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी होगी, कमिटमेंट्स जो है उनको सही तरीके से आपने पूरा करना होगा, टाइम पे हर चीज़ को आपने पूरा करना होगा। इस तरीके से जब आप उनके साथ इंटरवेंशंस करेंगे तो फिर आपकी पहले उनके साथ क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होगी और क्लाइंट रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के बाद जाके आप उनको ये इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन जो वैलिडेशन सिखाना है ये आप उनको सिखा सकते हैं। इसके बाद शिज़ोइड पर्सनैलिटी है। शिज़ोइड पर्सनैलिटी के बारे में लिखा है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म रिलेशनशिप, लो इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग एन रिलेशनशिप लाइक मैरिज। यानी ये लोग ऐसे होते हैं कि ये रिलेशनशिप्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये इनेबल होते हैं, उनमें रिलेशनशिप को सही तरीके से मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता किसी किस्म के रिलेशनशिप बनाने में, ख़ास करके मैरिज वगैरह, तो इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। इन is characterized by pervasive pattern of detachment from social relationships and a restricted range of emotional expression in interpersonal settings। ये क्या करते हैं, इनको आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्सन के अंदर ये दिख रही है कि वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट है सोशल रिलेशनशिप से, बिल्कुल वो ख़ुद को सोशल रिलेशनशिप से हटाना चाहते हैं और इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं इंटरपर्सनल सेटिंग्स के अंदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, तो उनको वो बिल्कुल इमोशनल एक्सप्रेशन को बिल्कुल अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बंदा है, इसको शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। Client with schizoid personality disorder display a constricted affect and little if any emotion। यानी ये जो शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा ये अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड रखते हैं, एक्सप्रेशन ये नहीं देते, और अगर कभी कभार इमोशन अगर शो करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा लिटिल तौर पे, बहुत ज़्यादा लिटिल ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। बाकी ये बिल्कुल जो है इफेक्ट शो नहीं करते। कंस्ट्रक्टेड इफेक्ट रखना मीन्स के अपने जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दे आर एलोफ एंड इनडिफरेंट अपीयरिंग, इमोशनली कोल्ड, अनकेयरिंग और अनफीलिंग। यानी ये बहुत ज़्यादा एलोफ होते हैं। एलोफ मीन्स के लोगों से दूर होते हैं, बेताल्लुक़ होते हैं, ताल्लुक़ किसी के साथ नहीं रखते, बहुत ज़्यादा एलोन रहते हैं। और इनडिफरेंट होते हैं, इनके जो बिहेवियर्स होते हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं, सिचुएशन के जैसे नहीं होते, सिचुएशन के बरअक्स होते हैं। और इमोशनली बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, मीन्स के हर एक चीज़ से बेखबर होते हैं। अनकेयरिंग और अनफीलिंग आपको ये लगते हैं, इस तरह आपको अपीयर होते हैं। They report no leisure or pleasurable activities because they rarely experience enjoyment। ये कोई भी आपको प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, कोई खुशी किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत कम तौर पे ये इन्जॉयमेंट फील करते हैं, इनको किसी चीज़ पे इस तरह इंटरेस्ट नहीं होता। Even under stress or adverse circumstances, their response appear passive and disinterested। इनको जब स्ट्रेस भी होती है, स्ट्रेस के दौरान भी
या फिर कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस अगर आ जाती हैं, यानी कोई क्राइसिस का टाइम अगर आ जाता है, तो उस टाइम भी इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो पैसिव और डिसइंटरेस्टेड होते हैं। ख़ुद की जान को बचाने के लिए भी ये इमोशनली अपने इमोशंस को शो करके आगे आके उसके लिए एक्शन लेके इस तरह नहीं करते, उसमें भी ये डिसइंटरेस्टेड होते हैं। यानी एडवर्स सर्कमस्टांसेस मीन्स कि क्राइसिस के अंदर कोई क्राइसिस भी आती हैं तो उस टाइम भी ये डिसइंटरेस्टेड और पैसिव होते हैं। There is marked difficulty experiencing and expressing emotions, particularly anger or aggression। और इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती हैं कोई भी एक्सपीरियंस जो है, कोई भी एक्सपीरियंस इनको हो रही होती हैं तो या फिर कोई इमोशन एक्सप्रेस करना हो तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती हैं। जैसे कि एग्रेशन या फिर एंगर को एक्सप्रेस करते वक्त ये नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम। अब इनके लिए आप लोगों के इंटरवेंशंस क्या होंगे अगर ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते हैं जिनको शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उनके लिए आपके नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगे। लिखा है फोकस ऑन इम्प्रूव फंक्शनिंग इन द कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी के अंदर उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। If a client need housing or change in a living circumstances, the nurse can make referral to social services or appropriate local agencies for assistance। अगर एक पेशेंट है और क्लाइंट है और उसकी ये नीड है कि वो जगह जो है वो चेंज करना चाहता है, अपने लिविंग सर्कमस्टेंसेस जो है उसमें चेंजेस लाना चाहता है, तो उस टाइम नर्स ने जो सोशल सर्विसेज होते हैं उनसे बात करनी होती हैं और उनको उसको वहाँ पे रिफ़र करनी होती हैं ताकि कोई अप्रोप्रिएट लोकल एजेंसीज जो है वो काम कर सके और उसकी मदद कर सके। इसका मतलब ये है कि देखिए लिखा है द नर्स कैन हेल्प एजेंसी पर्सनल फाइंडिंग सुइटेबल हाउसिंग दैट विल एकोमोडेट द क्लाइंट्स डिज़ायर एंड नीड फॉर सोलिट्यूड। यहाँ पे सोलिट्यूड का मतलब है तन्हाई। ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनकी बहुत नीड होती है सोलिट्यूड के लिए, तन्हा रहना चाहते हैं, थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने इर्द गिर्द के जो स्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, इसके इर्द गिर्द के जो सोशल इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं उनसे कुछ हद तक दूर रहना चाहते हैं। तो उस टाइम नर्सिस को इनकी मदद करनी चाहिए, इनके लिए अप्रोप्रिएट हाउसिंग, ऐसे हाउसिंग जिसके अंदर का माहौल जो है वो इस क्लाइंट के प्रेफरेंसेस से मिलता हो, वहाँ पे उसको सोलिट्यूड मिलता हो। ये जो शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो जितने भी लोग होते हैं तो स्ट्रॉन्ग नीड होती है प्राइवेसी के लिए और एलोनली टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर नर्स ऐसा इंतज़ाम करती हैं, ऐसा रिफरल देती हैं जिससे इनको ऐसी हाउसिंग मिल जाए जहाँ पे इनकी जो नीड फॉर सोलिट्यूड है वो पूरा हो जाए, तो फिर ये बंदा जो है इसको कंफर्ट होगा और थोड़ी बहुत इसकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है और ओवरऑल वेलबींग है वो थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। तो इस टाइम उसकी इस नीड को पूरा करना ज़रूरी है। फैसिलिटेट डिज़ाइन टू प्रोमोट सोशलाइजेशन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ वुड बी लेस डिज़ायरेबल। अब यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ जिसमें सोशलाइजेशन जो है उसको प्रोमोट किया जा रहा हो या ग्रुप एक्टिविटीज़ हो तो वो यहाँ पे लेस डिज़ायरेबल है, इनको नहीं चाहिए होती हैं इन लोगों को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। अब जो शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं तो इसके बारे में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसमें कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होती हैं। लिखा है कैरेक्टराइज बाय परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डिफिसिट्स मार्क्ड बाय एक्यूट डिस्कम्फर्ट with and reduced capacity for close relationship as well as cognitive or perceptual distortion and behavioral eccentricities। यानी आप इनको इस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा परवेसिव पैटर्न यानी स्ट्रॉन्ग पैटर्न में सोशल और इंटरपर्सनल डिफिसिट्स होते हैं, सोसाइटी के साथ इनके कोई रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिसिट होती हैं, साथ में इनको एक्यूट डिस्कम्फर्ट भी होती हैं इस चीज़ के साथ कि इनमें कैपेसिटी इनको नहीं होती, इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि ये क्लोज रिलेशनशिप्स बना सकें। तो इसीलिए इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ भी इनको डिस्कम्फर्ट होती हैं और साथ में इनकी कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होती हैं और साथ में इनके बिहेवियर के अंदर एसेंट्रिसिटीज़ भी होती हैं, यानी अनकॉमन बिहेवियर्स ये शो करते हैं। बिहेवियर एसेंट्रिसिटीज़ कहते हैं अनकॉमन बिहेवियर को। क्लाइंट्स ऑफन हैव एन ऑड अपीयरेंस दैट कॉजेज अदर्स टू नोटिस देम। इनकी एक अजीब किस्म की अपीयरेंस होती हैं जिसकी वजह से लोग इनको नोटिस करते हैं
क्लोथ्स आर इल फिटिंग, डू नॉट मैच एंड मे बी स्टेन्ड आर डर्टी। इनके ये होते भी बहुत ज़्यादा पतले हैं तो इन पे फिटिंग सही नहीं होती क्लोथ्स की, और वो क्लोथ्स मैच भी नहीं करते, सही किस्म के ये इनकी क्लोथिंग नहीं होती, और इनके कपड़े जो होते हैं वो डर्टी भी होते हैं। लिखा है क्लाइंट में बी अनकेम्प्ड एंड डिसहेबल्ड। ये जो क्लाइंट होते हैं ये अनकेम्प्ड होते हैं यानी डर्टी होते हैं, और डिसहेबल्ड मीन्स के इनकी एक हैंगिंग लूजली इस किस्म की इनकी बिहेवियर होती है। डिस्टॉर्टेड, डिसऑर्डर्ड, अनटिडी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल लूजली हैंगिंग अपीयरेंस इनकी होती हैं, उसको कहते हैं डिसहेबल्ड अपीयरेंस। इस किस्म की इनकी हालत होती हैं। और इसके अलावा दे मे वॉन्डर एमलेसली and at times becoming preoccupied with some environmental details. Speech is coherent but appropriateness is lost. यानी ये क्या करते हैं कि एमलेसली इधर उधर घूमते रहते हैं, बेमकसद घूमते रहते हैं, उसकी वजह से कभी कभार खो भी जाते हैं। और कभी कभार इस तरह होता है कि इधर उधर बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्री ऑक्युपाइड होते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ प्री ऑक्युपाइड होते हैं। इनकी जो स्पीच होती है वो कोहेरेंट होती है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं होती। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं इनके लिए, तो लिखा है The focus of nursing care for clients with schizotypal personality disorder is development of self-care and social skills and improved functioning in the community. सेल्फ केयर की डेवलपमेंट आप कोशिश करेंगे कि उनमें करा सकें, उनमें ऐसे सोशल स्किल्स आप डेवलप कर सकें कि जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी के अंदर फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। द नर्स encourages client to establish a daily routine for hygiene and grooming. Such a routine is important rather than depending on the client to decide when hygiene and grooming tasks are necessary. नर्स ने क्या करना है कि इनक्रेज करना है क्लाइंट को कि वो डेली रूटीन रखे अपने हाइजीन और ग्रूमिंग के लिए। यहाँ पे जिम्मेदारी उस क्लाइंट पे नहीं छोड़नी चाहिए कि वो कब डिसाइड करे कि कब उसे हाइजीन करनी है, ग्रूमिंग करनी है, उसके लिए एक ख़ास किस्म की रूटीन इसके लिए रखनी चाहिए। It is useful for client to have an appearance that is not bizarre or disheveled because stares or comment from other can increase discomfort. आप देखें कि ये ज़रूरी है कि उसकी अपीयरेंस ऐसी हो इन लोगों की जिनको शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं कि वो किसी को अजीब ना लगे, वो डर्टी और हैंगिंग लूजली अपीयरेंस उनकी ना हो, क्योंकि इनको जब लोग घूरते हैं, इन पे कमेंट पास करते हैं तो इससे इनको मज़ीद डिस्कम्फर्ट होती हैं। तो इसीलिए इनकी अगर अपीयरेंस ठीक होगी तो इन पे कोई बातें नहीं करेंगे, इनको कोई घूरेंगे नहीं, तो फिर इनकी जो डिस्कम्फर्ट है वो कुछ हद तक मैनेज हो सकती हैं। अब बात आ गई है स्टूडेंट्स क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स की, क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। क्लस्टर ए के अंदर यही 3 डिसऑर्डर्स थे, शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इसके अलावा पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये आपने याद रखनी है, और एमसीक्यूज़ के लिए इनके जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है वो आपने याद रखनी है कि हर एक किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर उसके लिए कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं और कुछ स्पेसिफिक इनमें से उनके लिए कौन कौन सी हैं, तो ये आपने याद रखनी है। अब क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो फर्स्ट वन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एग्रेशन इन ऑल मैनर्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं तो ये बिल्कुल सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, बिल्कुल भी उनको रिगार्ड नहीं करते कि सोशल प्रिंसिपल, सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, उनका ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, बिल्कुल भी इनको वैल्यू नहीं होती सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रिंसिपल्स की। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी इनको होती हैं, एग्रेसिव होते हैं, हर एक मैनर के अंदर एग्रेशन शो करते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर ये जब बच्चे होते हैं तो बचपन में ये इधर उधर से बाज़ार से चीज़ें जो है वो उठा रहे होते हैं, किसी की कोई चीज़ जो है वो पत्थर से मार के तोड़ रहे होते हैं। इस तरह इनके जब बड़े होते जाते हैं तो वो जो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो बढ़ते जाते हैं, चोरियां करते हैं बड़े पैमाने पे, फिर इस तरह डकैती वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बड़े डाकू बन जाते हैं। तो इस तरह इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो होती हैं, और मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी इनको होती हैं चूँकि बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
सोशल नॉर्म्स प्रिंसिपल्स का इनको कोई ख्याल नहीं होता, तो इस तरह के इनके बिहेवियर्स होते हैं। दे आर इमोशनली इमेच्योर, लैक ऑफ जजमेंट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमोशनली भी इमेच्योर होते हैं, जजमेंट इनमें नहीं होती, जजमेंट नहीं कर सकते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई सेंस ही इनके जहन में नहीं होती, बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। From the standpoint of public safety, antisocial personality disorder is most serious of all mental disorders. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, मे बी MCQs में ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि तमाम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अंदर अगर देखा जाए तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे सीरियस डिसऑर्डर है, मोस्ट सीरियस। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें कोई भी सेंस नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल नॉर्म्स की, इनको कोई भी इनके जहन में कोई उनसे रिलेटेड कोई सेंस ही नहीं होती। तो इसीलिए ये लोगों को किसी ना किसी पॉसिबल वे के अंदर हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिम्टम्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, ये लोग इनमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप पहचान जाएंगे कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से इनका ताल्लुक़ है, ये वो लोग हैं जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। तो लिखा है द 4 हेल मार्क ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी आर, कुछ ऐसे निशानात हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी के, तो वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है ईगोसेंट्रिक, preoccupation with one's own concerns and insensitivity to the needs of other are grossly selfish. egocentric होते हैं, यानी अपने जो इनके कंसर्न होते हैं इनके साथ प्रीऑक्युपाइड होते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और दूसरों के जो नीड्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं, उनका कोई लिहाज ही नहीं करते, ये ग्रोसली सेल्फिश होते हैं। अब इसका जो दूसरा हेलमार्क है वो है लेक ऑफ कॉन्शियंस। तो स्टूडेंट्स, कॉन्शियस कहते हैं ज़मीर को, तो इनमें ये बिल्कुल बेज़मीर होते हैं, बेज़मीर किस्म के, यानी डू नॉट एक्सपीरियंस एनजाइटी आर गिल्ट इवन व्हेन दे हैव कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस आर सफरिंग इन अदर पीपल। दूसरे लोगों को अगर इन्होंने एक बड़े पैमाने पे भी अगर नुकसान पहुंचाई है तो उनका बिल्कुल इनको उस चीज़ का कोई भी गिल्ट नहीं होता, कोई भी अफसोस नहीं होता। इम्पल्सिव बिहेवियर इनकी होती है, चेंज जॉब्स एंड रिलेशनशिप सडनली, फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस इज लो। जॉब चेंज करते हैं, रिलेशनशिप्स को चेंज करते हैं, फ्रस्ट्रेशन इनको होती हैं सडनली हर एक चीज़ के ऊपर, और टॉलरेंस भी इनकी लो होती है। सुपरफिशियल चार्मिंग करते हैं, यानी ऊपर से लोगों के साथ जो है वो अपने मकसद के हुसूल के लिए अच्छे होते हैं। लिखा है क्वाइट चार्मिंग एंड परसुएसिव, ऊपर से बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, परसुएसिव होते हैं, लोगों को अपनी तरफ कायल करते हैं, एंड हैव गुड इंसाइट इनटू नीड्स एंड वीकनेसेस ऑफ अदर पीपल, और दूसरे लोगों के जो नीड्स होते हैं और उनके जो कमज़ोरियाँ होती हैं, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, तो उनको भी अच्छे से इनकी नज़र होती हैं, उन पर लोगों को उनकी कमज़ोरियों पर पकड़ते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। अब इनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस दिए गए हैं, यानी ऐसे लोग जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ हो तो उनके लिए एज ए नर्स आप लोगों के क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं। तो लिखा है प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप उनमें क्योंकि इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। लिमिटिंग सेटिंग स्टेट द लिमिट, आप लिमिट सेटिंग करेंगे, उनको उनकी लिमिट का बताएंगे, उनकी लिमिट उनको सिखाएंगे। आइडेंटिफाई कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सीडिंग द लिमिट, और फिर लिमिट एक खास उनके लिए बना के और फिर उस लिमिट के अंदर उनको रखना और वहाँ से हटने के कंसिक्वेंसेस उनको बताना। आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उनको ये बताना कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स कौन से हैं, इनके बारे में उनको समझाना। कंसिस्टेंट एडहियरेंस टू रूल्स एंड ट्रीटमेंट प्लान, आपने कंसिस्टेंटली एडहियर रहना है रूल्स के साथ और ट्रीटमेंट प्लान के साथ बहुत वक्त के लिए। इससे कुछ हद तक उनको उनमें चेंजेस आ सकती हैं, मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। कन्फ्रंटेशन आपने करनी है। कन्फ्रंटेशन मींस कि आपने फ़ेस टू फेस चीज़ें जो है वो उनको बतानी है। पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स जो उनके बिहेवियर में जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट आउट करने हैं आपने, और उन क्लाइंट की फ़ोकस जो है वो ख़ुद पे करानी है, उनके ऊपर इनकी फ़ोकस करानी है, जो प्रॉब्लम्स उनके बिहेवियर्स के अंदर है वो उनको बतानी है।
helping clients solve problems and control emotions, effective problem solving skills, डिक्रीज इम्पल्सिविटी, उनके अंदर जो इम्पल्सिविटी होती हैं, जो सडन डिज़ायर होती हैं बगैर सोचे किसी भी काम को करने की, तो उसको कम करने की कोशिश करना, एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर और फ्रस्ट्रेशन, उनको सिखाना कि नेगेटिव इमोशंस जैसा कि फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, तो किस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, सही वे क्या है इनको एक्सप्रेस करने का। टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम उनको देना। इन्हांसिंग रोल परफॉर्मेंस, उनकी जो रोल परफॉर्मेंस है उनको इन्हांस करना। आइडेंटिफाइंग बैरियर्स टू रोल फुलमेंट, उनके रोल फुलफिलमेंट के अंदर कौन कौन सी बैरियर्स आती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। डिक्रीजिंग और एलिमिनेटिंग यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, अगर कोई ड्रग अब्यूजिंग है, अल्कोहल अब्यूजिंग है, तो उसको ख़त्म करना, उसको कम करना। ये सारे कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो कि आप ऐसे क्लाइंट्स के लिए जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, तो वो उनके लिए आप कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड वन है क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, तो ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। इसके बारे में लिखा है, is a pervasive pattern of instability and interpersonal relationships, self image and emotion। अब इसमें भी क्या होता है कि एक इंसान जो है उसको एक परवेसिव पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी होती है, इनस्टेबल होता है, ना तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उसको कायम कर सकता है, ना अपने उसकी जो सेल्फ इमेज है उसमें वो स्टेबल उसके ख्यालात हैं, ना तो फिर उसको इमोशनल स्टेबिलिटी है। इन सब जगहों के ऊपर इनस्टेबल होता है। पीपल विद बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर आल्सो वेरी इम्पल्सिव, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं। इम्पल्सिविटी के सडनली बगैर सोचे कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन इनको होती हैं, इनको ये डर लगा रहता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा, हम पे गुस्सा किया जाएगा। एक्टिंग आउट ये करते हैं, यानी इमोशंस जो होते हैं इनके, तो ये उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसको ये एक्सप्रेस करने पे आते हैं तो डिसरप्टिव बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि एग्रेसिव बिहेवियर के तौर पे उसको एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग आउट करते हैं, जो भी जहन में इमोशन आता है तो उसको एक डिसरप्टिव बिहेवियर के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा सा इनके जहन में किसी के लिए गुस्सा आ जाता है तो जाके उसको मारने लगते हैं। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर भी रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर इनमें होती हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती हैं, इनएप्रोप्रिएट इमोशंस होते हैं, यानी वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक नहीं होते, और इंटेंस एंगर इनको होती हैं। अब इनके लिए इंटरवेंशंस क्या होंगे, तो लिखा है प्रमोटिंग क्लाइंट सेफ्टी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनके लिए आपने ये ख्याल रखनी है कि उनकी सेफ्टी को आप यकीनी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एंगर इनको होती हैं और रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशंस इनको आती हैं। तो इसीलिए नो सेल्फ हार्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने ख्याल करना है कि ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाए। सेफ़ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को सेफली एक्सप्रेस कर सकें। हेल्पिंग क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, उनके साथ कोप करें। आइडेंटिफाई फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उनको जर्नल्स इंट्राइज उनके लिए करना, मतलब ये कि उनको डायरी देना, जर्नल डायरी, जिस पे वो अपने ख्यालात जो है वो लिख सके, ताकि थोड़ा बहुत उनकी जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस हो सके सही तरीके से। इसके अलावा मॉडरेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, डिक्रीजिंग इम्पल्सिविटी, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, उनको ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एकदम से कोई ख्याल जहन में आती हैं वो करते हैं और उनको ग्रेटिफिकेशन मिलती है उससे, तो उसको थोड़ा डिले किया जाए ताकि उनकी इम्पल्सिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो सके। कॉग्निटिव रिकन्स्ट्रक्टिंग टेक्निक्स, उनकी कॉग्निटिव रिकन्स्ट्रक्टिंग कराएं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि उनके थॉट को स्टॉप करना। उनको जो एंगर फीलिंग आती हैं तो उस टाइम अगर उनके थॉट को स्टॉप किया जाए किसी तरीके से, या फिर डी कैटास्ट्रोफाइजिंग अगर की जाए, ये एक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उनको चेंज करने की, उनको चैलेंज करने की कोशिश की जाती हैं, कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनके बारे में काउंसलिंग करके उनको समझाना, उनके जो नेगेटिव थॉट्स थे उनसे ये मनवाना कि आपके जो थॉट्स हैं ये नेगेटिव थॉट्स हैं और इनको आपने ख़त्म करना होगा। तो इस तरीके से कुछ हद तक उनकी जो पर्सपेक्टिव है उसको बैलेंस किया जा सकता है। इसके अलावा टाइम को सही तरीके से उनके लिए स्ट्रक्चर्ड करना, सोशल स्किल्स उनको सिखाना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सिखाना, थेरापेटिक रिलेशनशिप सही तरीके से उनके साथ कायम रखना, कंसिस्टेंट रहना,
और जो लिमिट उनके लिए सेट करना है उसको कायम रखना और कन्फ्रंटेशन करना, उनसे फ़ेस टू फेस जो है उन बातें करना, तो ये इसके इंटरवेंशंस के अंदर शामिल हैं। इसके बाद जो थर्ड वन है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। क्लस्टर बी के अंदर थर्ड वन हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में लिखा है आल्सो नोन एज हाइस्टेरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको हाइस्टेरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर कॉमन होती है, इस वजह से इसको हाइस्टेरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब लिखा है कि इंडिविजुअल्स आर डिमांडिंग एंड अटेंशन सीकिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, एक्सेसिव लेवल पे अटेंशन सीकिंग होते हैं, अटेंशन चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, एक्साइटमेंट्स के लिए इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती हैं। इमोशनली इनस्टेबल होते हैं और सेल्फ ड्रामेटाइजेशन करते हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन मीन्स के बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटाइज बिहेवियर शो करते हैं। ओवर रिएक्ट इवन अगेंस्ट माइनर स्टिमुलाई, छोटी सी बात होती हैं और उस पर हंगामा मचा देते हैं। सेल्फ सेंटर्ड एंड आर इनकंसिडरेट अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनका बिल्कुल भी इनको कोई ख्याल नहीं होता। ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसके लिए आप लोगों के नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगे? तो लिखा है हेल्प टू डिस्कस सोशल सिचुएशन टू एक्सप्लोर द क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ अदर्स रिएक्शन एंड बिहेवियर। अब आपने सोशल इश्यूज़ जो है कुछ सोशल डिस्कशंस इनके साथ करनी है ताकि इनको थोड़ा बहुत लोगों के रिएक्शंस की और लोगों के बिहेवियर्स की भी थोड़ी परवाह हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनको बाहर के लोगों की या सिचुएशंस की परवाह नहीं होती, तो इसीलिए इनके साथ थोड़ा सोशल डिस्कशन करना चाहिए सोशल सिचुएशंस के बारे में। टीच सोशल स्किल्स एंड रोल प्लेइंग। इसके अलावा द नर्स मस्ट बी स्पेसिफिक इन डिस्क्राइबिंग एंड मॉडलिंग सोशल स्किल्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशिंग आई कॉन्टेक्ट, एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस। नर्स ने इनको कुछ स्किल सिखाने हैं जिसमें आई कांटेक्ट किस तरीके से करनी है, एक्टिव लिसनिंग किस तरीके से करनी है और पर्सनल स्पेस की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ें नर्स ने इनको सिखानी है, तो नर्स ने बिल्कुल स्पेसिफिकली इनको ये चीज़ें सिखानी हैं और ये इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि इनमें थोड़ी बहुत टॉलरेंस जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, थोड़ा बर्दाश्त इनमें लाया जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड एसेस एंड गिव स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे ज़रूरी यह है कि इनके जो पर्सनल स्ट्रेंथ होते हैं, एसेस यानी इनके जो रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको एक्सप्लोर कराना ताकि इनको खुद पे थोड़ा यकीन हो सके और फिर उनको स्पेसिफिक फीडबैक देना इनके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो फिर उनकी थोड़ी सेल्फ इस्टीम जो है वो बढ़ सकती हैं। इनकरेजिंग क्लाइंट टू यूज़ एजर्टिव कम्युनिकेशन सच एज आई स्टेटमेंट मे प्रमोट सेल्फ इस्टीम एंड हेल्प देम टू गेट देयर नीड्स मेट मोर अप्रोप्रिएटली। आपने आई स्टेटमेंट यूज़ करनी है बजाय ये कि यू कहे, आपने आई स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं तो इससे उसकी सेल्फ इस्टीम थोड़ी बढ़ जाती है। अब एमसीक्यूज़ में आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी हैं कि जिसके लिए एज ए नर्स जब आप इंटरवेंशन कर रहे होंगे, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो उसमें आई स्टेटमेंट का जो तरीका है कम्युनिकेशन का, तो फिर उसके सेल्फ इस्टीम को वो थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। तो आप लोगों को याद हो कि ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए एक इंटरवेंशन है कि जिसमें ये ज़रूरी है, ये बेहतर है कि हम आई स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ करें। द नर्स मस्ट कन्वे जेन्युइन वाइड कॉन्फिडेंस इन द क्लाइंट्स एबिलिटीज़। अब नर्स जो है उसको बिल्कुल जेन्युइन हो के जो क्लाइंट्स के एबिलिटीज़ हैं तो उनके बारे में उसको बताना है कि आप में ये एबिलिटीज़ जो है वो है, ताकि उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ी बढ़ सकें। इसके बाद हैं नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये नार्सिसिज्म से निकला है। नार्सिसिज्म आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट होती है जिसके अंदर एक इंसान जो है उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो ख़ुद को इम्पोर्टेंस देता है, वो हमेशा तारीफ़ चाहता है, तारीफ़ उसको चाहिए होती हैं और दूसरे लोगों के लिए उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती, दूसरों से हमेशा अपने तारीफ़ जो है वो चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम नार्सिसिस्टिक पीपल कहते हैं और ये एक नार्सिसिज्म जो कि पर्सनैलिटी ट्रेट है वहाँ से निकला है। जब ये एक्सेसिव लेवल पे हो जाती हैं तो फिर ये नर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, लिखा है ग्रैंडियोज सेल्फ इम्पोर्टेंस, टॉक अबाउट देम सेल्फ एंड नेगलेक्ट अदर,
ओवर रिएक्शन फॉर क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनको सेल्फ इम्पोर्टेंस फील होती है, अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं, दूसरे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, और इनके लिए अगर कोई क्रिटिसिज्म कोई करे, कोई तनकीद इन पे करे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन शो करते हैं। क्लाइंट में डिस्प्ले एंड एरोगेंट और हाउटी एटीट्यूड, ये जो क्लाइंट होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, तो ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट मीन्स के मारूर होते हैं। हाउटी तकब्बुर इनमें होता है, तकब्बुर वाला एक एटीट्यूड इनमें होता है। लेक ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और टू एम्पैथाइज विद द फीलिंग्स ऑफ अदर, दूसरों के साथ कोई एम्पैथी नहीं शो करते, इनमें वो एबिलिटी ही नहीं होती कि दूसरों को ये समझ सकें, उनके साथ एम्पैथी शो कर सकें। दे मे एक्सप्रेस दियर ग्रेंडियोसिटी ओवर्टली, ये अपने ग्रेंडियोसिटी को बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। आर दे क्वाइटली मे एक्सपेक्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दियर परस्यूट ग्रेटनेस, या तो ये बातों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, या फिर क्वाइटली कुछ ऐसे हरकत करते हैं, कुछ ऐसे ड्रेस पहनते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं, और ये चाहते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग उन चीज़ों को देख के इनकी जो ग्रेटनेस है उसको फील करें, उसको रिकॉग्नाइज करें। They often are preoccupied with fantasies of unlimited success, power, brilliance, beauty और ideal love. उनको हमेशा ख्याल आते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सक्सेस के, पावर के लिए, ब्रिलियंस के लिए, ब्यूटी के लिए, आइडियल लव के लिए। दीज फैंटेसीज री इन्फोर्स देयर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। अब ये जो इनके फैंटेसीज होते हैं, ये इनके ख्यालात होते हैं, इनके ख्वाब होते हैं, ये इस चीज़ को री इन्फोर्स करती हैं कि उनमें सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है वो मज़ीद बढ़ती जाती है। Client may ruminate about long overdue admiration and privilege and compare themselves favorably with the famous or privileged people. अब वो क्या करते हैं, हमेशा वो ruminate करते हैं। ruminate means कि वो हमेशा ये चाहते हैं, इस पे गौर व फिक्र करते हैं कि उनकी लॉन्ग टाइम के लिए उनकी तारीफ़ की जाए। इसके अलावा वो जो दूसरे प्रिविलेज लोग होते हैं, जो कि एडवांटेजियस लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो स्पेशल एडवांटेज अफोर्ड करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, उनसे ख़ुद को कंपेयर करते रहते हैं और उनके साथ कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ है वगैरह वगैरह, उनके बारे में ज़्यादातर जो है वो सोचते रहते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस यहाँ पे आप लोगों के क्या होंगे अगर आप लोग डील कर रहे हैं एक ऐसे क्लाइंट को जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। लिखा है, द नर्स मस्ट यूज़ सेल्फ अवेयरनेस स्किल टू अवॉइड द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन देयर देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड कैन बी इन जेंडर। यानी इसका मतलब ये है कि नर्स जो है वो सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स जो हैं वो मस्ट यूज़ करे, ताकि उनकी जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन है वो उनके बिहेवियर में पैदा ना हो, उनमें कोई ऐसा एटीट्यूड जो है वो इंजेंडर ना हो, पैदा ना हो। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि ख़ुद को पहले अवेयर करे कि ये लोग जो होते हैं इनके ऐसे ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करना है कि एज ए नर्स काल्म एंड कूल अप्रोच अपनानी है। Client may be rude and arrogant, unwilling to wait and harsh and critical for the nurse. क्योंकि ये क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, मारूर होते हैं, और इसके अलावा वो वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी विलिंग नहीं होते, ये नहीं चाहते कि मैं किसी चीज़ के लिए वेट करूँ, तो इसीलिए वो हार्श हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं नर्स के लिए। इसके अलावा लिखा है, द नर्स मस्ट नॉट इंटरनलाइज सच क्रिटिसिज्म और टेक इट पर्सनली। नर्स ने कभी भी उसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि नर्स ने ये इस बात को अपने जहन में रखना है कि ये एक डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर की वजह से वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए ये जो क्रिटिसिज्म है इसको इंटरनलाइज नहीं करना है, पर्सनली नहीं लेना है। The goal is to gain cooperation of these client with other treatment as indicated. अब किसी ना किसी तरीके से इनके साथ ऐसी डीलिंग करनी है कि इनकी कॉपरेशन जो है वो हासिल की जा सके। जो ट्रीटमेंट इनके लिए है तो वो उसको उस ट्रीटमेंट के लिए वो ठहरे, उस ट्रीटमेंट को लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए वो कंप्लेंट्स शो करे, इस चीज़ के लिए उनको कायल करना है। तो यहाँ पे मे बी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि काल्म एंड कूल अप्रोच एज ए नर्स अपनाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर होती हैं। तो आप लोगों को याद हो कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर होती हैं। इसके बाद है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी
डिसऑर्डर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये अब क्लस्टर सी के अंदर जो वहाँ पे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उनके अंदर फर्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी के अंदर वो एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। अब जो एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं तो इसमें सेल्फ इस्टीम लो होती हैं और फियर ऑफ रिजेक्शन होती हैं। इनको लगता है कि कोई ना कोई जो है हमें रिजेक्ट कर देंगे तो इस डर में होते हैं। लिखा है इज कैरेक्टराइज बाय ए परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल डिस्कम्फर्ट एंड रिटिसेंस, लो सेल्फ इस्टीम एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवैल्यूएशन। इनको क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा परवेसिव तौर पे इनको सोशल डिस्कम्फर्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा रिटिसेंस शो करते हैं। रिटिसेंस मीन्स के खामोश रहते हैं, गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करते, सेल्फ इस्टीम इनकी लो होती हैं और नेगेटिव इवैल्यूएशन के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इनको हमेशा इनके जहन में होता है कि हमारी नेगेटिव इवैल्यूएशन हो सकती हैं। Client have very low self-esteem. They are hypersensitive to negative evaluation from others and are readily believe themselves inferior. और ख़ुद को बहुत ज़्यादा inferior ये तस्वुर करते हैं। Client are reluctant to do anything perceived as risky which for them is almost anything. यानी ये बहुत ज़्यादा reluctant होते हैं, झिझकते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं ऐसे चीज़ों को जिसमें कोई छोटा सा भी अगर रिस्क हो तो उसको रिफ्यूज़ करते हैं। They are fearful and convinced that they will make a mistake and be humiliated or embrace themselves and others. इनको हमेशा ये डर लगा रहता है और इस बात पे कन्विंस होते हैं कि वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेंगे और उनकी बेइज्जती होगी, शर्मिंदा होंगे, ख़ुद को भी शर्मिंदा करेंगे, दूसरों को भी शर्मिंदा करेंगे। ये बात उनके जहन में हमेशा बैठी होती है और वो इस चीज़ पे कन्विंस्ड होते हैं। They usually strongly desire social acceptance and human companionship. ये बहुत ज़्यादा यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनको होती है कि सोशली एक्सेप्टेंस उनकी हो, ह्यूमन कंपेनियनशिप उनकी हो, लेकिन अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये डर होता है कि वो नहीं कर सकेंगे। अब इनमें नर्सिंग इंटरवेंशन आप लोगों की क्या होगी? दीज क्लाइंट रिक्वायर मच सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस फ्रॉम द नर्स। अब ये क्लाइंट ज़्यादा तौर पे सपोर्ट भी चाहते हैं, रीएश्योरेंस भी चाहते हैं, तो नर्स ने ज़्यादा सपोर्ट इनको प्रोवाइड करनी है, रीएश्योरेंस इनको तसल्ली देनी है। इन द नॉन थ्रेटनिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप द नर्स कैन help them to explore positive self aspect, positive responses from others and possible reasons for self criticism. अब एक थेरापेटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए नर्स जो है वो उनके पॉजिटिव सेल्फ एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करा सकती हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दूसरों से जो उनको मिलते हैं उनको निगोशिएट कर सकती हैं उनके साथ और सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए कोई पॉसिबल रीज़न जो है उसके बारे में उनसे पूछ सकती हैं कि अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म आपकी इतनी है तो उसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। यहाँ तो कोई पॉसिबल रीज़न है ही नहीं, आप बिला वजह जो है वो क्रिटिसिज्म खुद की कर रहे हैं। The nurse can teach social skill and help client to practice them in the safety of the nurse-client relationship. अब यहाँ पे नर्स जो है वो सोशल स्किल्स सिखा सकती हैं ताकि क्लाइंट जो है वो सीख सके और उनकी हेल्प कर सकती हैं। एक सेफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए उनकी मदद कर सकती है कि वो क्लाइंट उसको प्रैक्टिस करे, वो सीखे वो सोशल स्किल्स वगैरह। इसके अलावा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं दूसरे नंबर पे। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव रिलियंस ऑन अदर्स फॉर सोशल सपोर्ट, फियर ऑफ सेपरेशन एंड अवॉइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़ाहिर इस बात है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, सोशल सपोर्ट चाहते हैं, सेपरेशन फियर इनकी होती हैं बहुत ज़्यादा कि अगर जिन लोगों पे डिपेंड करते हैं तो उनसे अगर थोड़ी बहुत भी सेपरेशन हो जाए तो ये उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के ऊपर कभी नहीं लेते। इज़ कैरेक्टराइज बाई ए परवेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ये चाहते हैं कि परवेसिव तौर पे, एक्सेसिव तौर पे ये चाहते हैं कि इनका ख्याल रखा जाए, विच लीड टू सबमिसिव। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं, दूसरों के फर्माबरदार होते हैं, यानी जो दूसरे लोग इनसे जो भी कहते हैं वो करते हैं, ख़ुद के लिए ना कोई फ़ैसला ले सकते हैं ना कोई ख़ुद के लिए ख़ुद से कोई काम कर सकते हैं। क्लिंजिंग बिहेवियर इनकी होती हैं, यानी एक्सेसिव अटैचमेंट शो करते हैं, इसको क्लिंजिंग बिहेवियर कहते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ सेपरेशन उनको होती हैं। These behaviors are designed to elicit caretaking from others। और ये जो इनके behaviors होते हैं, सबमिसिव बिहेवियर, ताबेदार बनना और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करना, ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये उनसे केयरटेकिंग चाहते हैं, इनको ये चाहिए होता है कि वो इनका ख्याल करें। क्लाइंट आर फ्रिक्वेंटली एंशियस एंड मे बी माइल्डली अनकम्फर्टेबल। बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और माइल्ड तौर पे अनकम्फर्टेबल भी होते हैं।
They are preoccupied excessively with unrealistic fear of being left alone to care for themselves. ये हमेशा इस सोच पे लगे रहते हैं excessively, इनको ये इनके जहन में आ रही होती हैं कि इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा और ये इनको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, तो फिर इनका क्या होगा. They believe they would fail on their own, so keeping or finding a relationship occupies much of their time. ये क्या करते हैं कि ये बिल्कुल उनको ये यकीन होता है कि ये ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये जाके तलाश करते हैं रिलेशनशिप को और उनको कीप करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं. तो इस पे इनका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है. अब इनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस आप लोग क्या कर सकते हैं. तो लिखा है, द नर्स मस्ट हेल्प क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड लॉस over the end of a relationship while fostering autonomy and self-reliance. नर्स ने इनको अलाउ करनी है कि ये अपना कोई अगर इनकी रिलेशनशिप टूट जाए तो उस पर लॉस या ग्रीफ के जो फीलिंग्स है वो शो करे, एक्सप्रेस करें, लेकिन इनके जो ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलियंस है उसको प्रमोट करना है. साथ में इनको यकीन दिलाना है कि आप ख़ुद से कुछ कर सकते हैं, आप ख़ुद पे रिलाई कर सकते हैं, आपकी ख़ुद की ऑटोनॉमी है, उस चीज़ का एहसास इनको दिलाना है. Helping client to identify their strength and need is more helpful than encouraging the overwhelming belief that I cannot do anything alone. इनकी जो बिलीव होती हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो उसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करके इनको ये बताना कि आपके ख़ुद के स्ट्रेंथ्स है और उनको आइडेंटिफाई करना ये ज़्यादा हेल्पिंग होता है इनके लिए. द नर्स आल्सो मे नीड टू टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प क्लाइंट अप्लाई देम टू डेली लाइफ. नर्स ऐसा भी कर सकती हैं कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के जो तरीके हैं वो सिखा सकती हैं और फिर उनके डेली लाइफ में किस तरीके से उनको अप्लाई किया जा सकता है वो उनको सिखा सकती हैं. द नर्स कैन हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स, सर्व एज ए साउंडिंग बोर्ड फॉर डिस्कशन. नर्स जो है वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में उनकी मदद करती हैं, एक साउंडिंग बोर्ड के तौर पे उनके साथ रहती हैं कि उनको कोई भी अल्टरनेटिव्स वगैरह उनके साथ सही तरीके से डिस्कस उनके साथ करें. अगर एक चीज़ पे वो नहीं काम कर पा रहे हैं तो दूसरा कोई तरीका उनको बताए. एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉजिटिव फीडबैक फॉर द क्लाइंट एफोर्ट इन दीज एरियाज़. और फिर जब वो क्लाइंट एफोर्ट करते हैं तो फिर उनको पॉजिटिव फीडबैक देना, उनको इंकरेज करना, ये भी नर्स की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्लस्टर सी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इसके बारे में लिखा है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्वॉल्विंग प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल. अब ये जो लोग होते हैं तो इनको हम प्री ऑक्यूपेशन ये हो रही होती हैं, बार बार इनके जहन में ये ख्याल आ रही होती हैं कि ऑर्डरलीनेस जो है उसको कायम रखना है, यानी हमेशा जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना है, क्वालिटी के साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना है. परफेक्शनिज़म की इनको प्री ऑक्यूपेशन होती हैं कि बिल्कुल चीज़ें जो है वो परफेक्ट हो. अगर ये किसी कमरे के अंदर आए और वहाँ पे चीज़ें उधर इधर पड़ी हो तो ये उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक दफ़ा सेट कर देते हैं और उसी तरह उनको सेट करने की ये अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी भी इधर उधर कोई चीज़ ना हिले और हर एक चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से क्या होता है कि इनकी जो स्पॉन्टेनिटी होती हैं, यानी विदाउट प्लानिंग कोई काम करना, तो ये वो बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल भी विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं कर पाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इनमें ख़त्म हो जाती हैं और इन्जॉयमेंट भी ख़त्म हो जाती. 4 आर मोर ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उनमें इन चीज़ों से रिलेटेड 4 या इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़रूर होती हैं. कौन कौन सी चीज़ें? प्री ऑक्यूपेशन विद रूल्स, लिस्ट्स, ऑर्डर, शेड्यूल्स एक्सेट्रा. उनको ये बार बार थिंकिंग आती है कि रूल्स जो है उनके मुताबिक होना है, जितने भी लिस्ट्स हैं तो उनके मुताबिक चलना है, ऑर्डर के मुताबिक चलना है, शेड्यूल्स को फॉलो करना है, और परफेक्शनिज्म की उनको प्री ऑक्यूपेशन होती हैं. एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, अपना पूरा टाइम जो है ये दे देते हैं वर्क पे, प्रोडक्टिविटी पे. इसकी वजह से इनके जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं, उस पे ये टाइम दे ही नहीं पाते. इतना ज़्यादा ये शेड्यूल्स को, ऑर्डर को, लिस्ट को सही तरीके से उनको फॉलो करने के लिए पूरा अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिविटी और वर्क पे दे देते हैं. ओवर कंसेंशियस, scrupulous, inflexible about morality.
अब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियसियस होते हैं, बहुत ज़्यादा के तौर पे ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके अलावा मॉरलिटी के बारे में बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स रखते हैं, थोड़ा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते। इनएबिलिटी टू डिस्कार्ड वर्न आउट आर वर्थलेस ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो उसको भी डिस्कार्ड नहीं करते, उसको भी आप सेफ रखते हैं। रिलक्टेंस टू डेलीगेट टास्क और वर्क विद अदर्स अनलेस दे सबमिट टू एग्जैक्टली हिज और हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी दूसरे बंदे को अपने काम कभी भी डेलीगेट नहीं करते, कभी भी डेलीगेट नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक एग्जैक्टली उनके तरीके से अगर वो बंदा करे वो काम, उनसे कहे कि बिल्कुल आप जिस तरीके से करते उस तरीके से मैं करूँगा, और फिर उसको सुपरवाइज भी करते हैं, देखते हैं कि उनके तरीके से वो काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उनसे काम वापस ले लेते हैं। माइस्टरली स्पेंडिंग स्टाइल, रिजिडिटी एंड स्टबर्न, अब ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा माइस्टरली स्पेंडिंग स्टाइल इनकी होती हैं, कंजूसी शो करते हैं, हर एक चीज़ में रेजिस्टेंट होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिजिडिटी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। जितने हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्कस किए तो उनके कुछ मेजर सिम्टम्स और नर्सिंग इंटरवेंशंस दी गई हैं, तो ये स्लाइड भी आप लोग पढ़ लें। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नर्सिंग इंटरवेंशंस आप लोगों ने सही तरीके से याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में, सिनेरियो में नर्सिंग इंटरवेंशंस आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि ये नर्सिंग इंटरवेंशंस इस कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए हैं, या फिर इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर एज ए नर्स आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, तो ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब आउटकम्स के बारे में कि आउटकम क्या होंगी, आउटकम्स क्या होने चाहिए, आपके कौन से गोल होते हैं, तो लिखा है द पेशेंट विल एबल टू यूज़ एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ वो एडाप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है उनको यूज़ करते हुए डील कर सके, ये आपकी गोल होती हैं। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ओन एक्शन एंड बिहेवियर, अपने कामों के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये आपकी गोल होती हैं। कम्युनिकेट नीड्स अप्रोप्रिएटली, अपने नीड्स वो अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट कर सकें। डिमोनिस्ट्रेट सेल्फ रिस्ट्रेन और कंपल्सिव और इम्पल्सिव बिहेवियर, वो सेल्फ रिस्ट्रेन या फिर उनकी कंपल्सिव इम्पल्सिव बिहेवियर होती हैं उनको वो डिमोनिस्ट्रेट कर सके, वो खुद जान सके कि मैं ऐसा बिहेवियर शो कर रहा हूँ। नर्सिस डायग्नोसिस क्या क्या बन सकती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, आप लिख सकते हैं कि इनफेक्टिव कोपिंग है रिलेटेड टू कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से, या सीवियर पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी है, सेल्फ म्यूटिलेशन है, ख़ुद को हार्म कर रहे हैं, रिस्क ऑफ अदर डायरेक्टेड वॉयलेंस, दूसरों के साथ वॉयलेंस कर सकते हैं, इम्पेयर्ड पेरेंटिंग है क्योंकि इस किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सोशल आइसोलेशन में है क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा डिफेंसिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज इनके हैं, या फिर क्रोनिक लो सेल्फ इस्टीम इनकी है, नॉन कॉम्प्लियंस शो कर रहे हैं, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग लिख सकते हैं। नर्सिंग केयर के अंदर अब यहाँ पे नर्सिंग केयर हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही नर्सिंग इंटरवेंशंस ही दी गई हैं कि ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी, फिर ड्रामेटिक इरेटिक के अंदर यानी क्लस्टर बी के लिए क्या होंगी, फिर एंजियस फियरफुल क्लस्टर सी के लिए क्या होंगी। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशंस आप लोगों ने देखने हैं, जो इस स्लाइड में भी दी गई हैं ये भी आप लोगों ने सही तरीके से देखने हैं। जो पीछे मैंने आप लोगों को जितने भी स्लाइड्स के अंदर अलग अलग हर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशन समझाए वो भी आप लोगों ने सही तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके उनके बारे में आपने देखना है, उनको समझना है। अब यहाँ पे इंटरवेंशंस फॉर मैनिपुलेटिव, एग्रेसिव और इम्पल्सिव बिहेवियर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर में कई जगहों पे आप लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर ऐसी बिहेवियर होती हैं कि जिसमें इंसान जो है वो दूसरों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, उन पे कंट्रोल करने की, एक डिसेप्टिव वे के अंदर। डिसेप्टिव वे मीन्स के धोखा देने के लिए उनको यूज़ कर रहा होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस किस्म के बिहेवियर को हम कहते हैं मैनिपुलेटिव बिहेवियर। इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर जो है, एग्रेसिव बिहेवियर ऐसी बिहेवियर के जिसके अंदर एक इंसान बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्ट करता है, हॉस्टाइल होता है, हार्मफुल कंडक्ट करता है अपने लिए या दूसरों के लिए, तो इसको हम एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। और इम्पल्सिव बिहेवियर ऐसे बिहेवियर के जिसमें एक इंसान कोई भी काम जो है सडनली कर देता है विदाउट थॉट, विदाउट कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेस, कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर लेता है, तो इसको इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। अब बेसिक लेवल इंटरवेंशंस क्या है
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, और ऐसे बिहेवियर्स मैनिपुलेटिव, एग्रेसिव, इम्पल्सिव बिहेवियर्स अगर हो तो उसके अंदर बेसिक लेवल इंटरवेंशंस क्या है और एडवांस प्रैक्टिस इंटरवेंशंस क्या है। तो बेसिक लेवल इंटरवेंशंस के अंदर मेलियोथेरेपी आती हैं। मेलियोथेरेपी जनरली एक थेरापेटिक इंटरवेंशन होती है या फिर एक ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हैं, जिसका एम ये होता है कि ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। मेलियोथेरेपी को हम कम्युनिटी थेरेपेटिक कम्युनिटी भी कहते हैं। इसके अंदर ऑप्टिमल हीलिंग इन्वायरमेंट दी जाती है एक क्लाइंट को, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा जो साइकोबायोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, तो ये ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें ऐसे अप्रोचेस किए जाते हैं जो कि दोनों को एड्रेस कर सकें। साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होती हैं, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी एड्रेस कर सकें और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी एड्रेस कर सकें। जैसा कि ट्रीटमेंट्स के अंदर जो मेडिकेशन दी जाती हैं, न्यूरो फीडबैक दिया जाता है, और ऐसे इंटरवेंशंस किए जाते हैं जो कि माइंड के लिए भी हो, मेंटल वेलबींग के लिए भी हो, और बॉडी के लिए भी, फिजियोलॉजी के लिए भी हो। तो इनको हम साइकोबायोलॉजिकल इंटरवेंशंस कहते हैं। और इसके अलावा केस मैनेजमेंट जो है, केस मैनेजमेंट एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्लानिंग की जाती है, कोऑर्डिनेशन की जाती है, और जो सर्विसेज जो इंडिविजुअल ले रहे होते हैं तो उनको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इनका मकसद ये होता है कि एक इंसान जो कि मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम वो ले रहा है तो उससे उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, जितना उसको फ़ायदा होना चाहिए उस तौर पे उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जो केस मैनेजर्स होते हैं तो उनका काम ये होता है कि वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि क्लाइंट जो जो अपने लिए उसको जो सर्विसेज जो वो यूज़ कर रहा है, सर्विसेज जो रिसीव कर रहा है, तो वो अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज के तौर पे जितना चाहिए था, जितना उसके वेलबींग के लिए नीडेड था, उस तौर पे उसको वो रिसीव हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को ये देखते हैं। अब एडवांस प्रैक्टिस इंटरवेंशंस के अंदर डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जो है स्टूडेंट्स, ये एक टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, जिसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस होते हैं कि किसी एक काम के ऊपर एक पेशेंट को उस चीज़ को समझाना, उस चीज़ों को उससे एक्सेप्ट कराना कि ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके की होती हैं। तो वो जो एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस होते हैं उनको, और जो माइंडफुलनेस की स्ट्रेटजीज़ होते हैं उनको, और जो ट्रेडिशनल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती हैं उसके जो टेक्निक्स होते हैं उनको मिक्स करके, कंबाइन करके एक ख़ास किस्म की बिहेवियर थेरेपी जो है वो डिलीवर की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। और इसके लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये मेनली जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं तो उसमें ये डीबीटी की जाती हैं उसको ट्रीट करने के लिए, और इनका फोकस वहाँ पे ये होता है कि उनमें स्किल्स डेवलप कर सके, उनकी जो इमोशनल रेगुलेशन है उसको मेंटेन रख सकें, उनमें इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस उनमें कायम कर सके, और स्ट्रेस टॉलरेंस उनमें पैदा कर सके कि वो कुछ हद तक डिस्ट्रेस वगैरह जो होते हैं उनको टॉलरेट कर सके, और माइंडफुलनेस उनमें ला सके। स्किल्स ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्किल ओरिएंटेड साइकोथेरेपी है ये एक ऐसी थेरापेटिक अप्रोच होती है जिसके अंदर एम्फेसिस होता है कि स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करने में, ख़ास करके जो लाइफ के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं तो उनके साथ कोप करने के लिए, और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ख़ास किस्म के स्पेसिफिक जो स्किल्स होते हैं तो उनको डेवलप करने के लिए जो साइकोथेरेपी की जाती हैं तो इसको कहा जाता है स्किल ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। अब तीसरे नंबर पे है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी एक ऐसी साइकोथेरेपी है जिसमें मकसद ये होता है कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, इंकरेजमेंट प्रोवाइड की जाए। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो एम्पैथी ऑफर करता है उस बंदे को जिसको ट्रीट कर रहा है, जो क्लाइंट है, तो उसके जो जितने भी उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको एम्पैथी शो करता है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, और गाइडेंस उसको प्रोवाइड करता है कि वो बंदा जो है वो ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, उसके जो लाइफ चैलेंजेस वो जो फेस करता है उस दौरान उसको सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह जो गाइडेंस दी जाती हैं, एम्पैथी ऑफ़र की जाती हैं, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की तसल्ली दी जाती है, तो ये जो ख़ास किस्म की साइकोथेरेपी होती हैं जिसमें उसका एम सपोर्ट और इंकरेजमेंट होती हैं तो इसको कहते हैं सपोर्टिव साइकोथेरेपी। और इसके अलावा लास्ट में ग्रुप थेरेपी है।
ग्रुप थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो एक ग्रुप के साथ काम करता है, पूरे ग्रुप जो है उसको इकट्ठा करके उनके लिए थेरापेटिक मेजर्स करते हैं। और इसके अंदर वो जो लोग होते हैं ग्रुप के अंदर, तो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से फीडबैक ले रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो इस किस्म की जो बिहेवियर थेरेपी होती हैं ये ग्रुप थेरेपी कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये ख़त्म हो चुकी हैं आप लोगों का जो ये यूनिट है, यूनिट 6 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से इस यूनिट की समझ आ गई है, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसके अंदर इन चीज़ों से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को सही तरीके से क्लियर करें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं हो सकता है कि नेक्स्ट कोई वीडियो लेक्चर ना बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम्स जो है वो अभी बहुत ज़्यादा करीब हैं। अभी आप लोगों ने ये जितने भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, या आप लोगों का जितना भी कोर्स है, आप लोगों ने ख़ुद से जो कुछ पढ़ा है उनको रिवाइज़ करने का टाइम है, तो उनको सही तरीके से रिवाइज़ करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। बाकी ऐसा है कि कोर्स कभी भी एक लेक्चरर जो है वो पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकता। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के सेमेस्टर्स में कि मैं जितना भी मैक्सिमम टाइम हो वो आप लोगों के लेक्चर्स को दे सकूँ, आप लोगों के कोर्स को दे सकूँ। लेकिन फिर भी मेरे ख़ुद की इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों का कोर्स पूरा नहीं कर पाती हूँ, जिस पे मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब आते हैं और मैं आप लोगों का कोर्स पूरा नहीं कर पाती। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होती, जितनी भी कोशिश की जाए। तो आप लोगों के इतने सारे सब्जेक्ट्स, उसके अंदर आप लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करके ऑथेंटिक लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाते हुए आप लोगों के कोर्स को पूरा करना ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आगे भी आप लोगों का जितना BSN जर्नी है, तो मेरी कोशिश यही है कि एंड तक आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाती रहूँ और आप लोगों के जो कंसेप्ट्स वगैरह हैं तो वो क्लियर होते जाए आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड। आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए मेरे बेस्ट विशेज़ हैं। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। फिर 7th सेमेस्टर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के न्यू कोर्सेज़ जो होंगे, 7th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे लेक्चर बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।